Assalamu alaikum, it's me Muhammad I'm Khalid. In this lecture, we are going to discuss the cell cycle. ये नाइन्थ बायोलॉजी फेडरल बोर्ड का हमारे पास ओल्ड स्क्रिप्ट के मुताबिक चैप्टर नंबर 4 है और जो हम न्यू स्क्रिप्ट फॉलो करेंगे डेट इज यूनिट नंबर 5 आपके पास यहाँ होगा, जिसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे आर टॉपिक इज सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है, इसको डिस्कस करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट थिंग इज जो जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, दैट इज सेल थ्योरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल थ्योरी क्या होती है? सेल थ्योरी एक इस तरह से एक डेवलपमेंट है, एक साइंटिफिक नॉलेज है जो कि एक्सप्रेस करता है, जो कि डिस्क्राइब करता है आपके सेल्स को। यहाँ आपके पास जितने भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उनको बोल सकते हो। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उसमें जो हमारे पास पहला पोस्टुलेट हम क्या कहता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। तमाम के तमाम जिंदा चीजें किस चीज से मिलकर बनी हुई हैं? सेल्स के साथ। अब ये जो पॉइंट है आपके पास, ये आप डिस्कस कर चुके हो यूनिट नंबर 3 के अंदर, जो कि आपके पास था दी सेल के नेम से, जहां पर आपने देखा कि हर जिंदा चीज के अंदर जो भी चीज है दैट इज हर जिंदा चीज एक किसी न किसी सेल से बनी हुई है। उनके अंदर मल्टीपल सेल्स हो सकते हैं, एक सिंगल सेल भी हो सकता है आपके पास। देन इसका जो सेकंड पोस्टुलेट है जो आप डिस्कस कर चुके हो यूनिट नंबर 3 के अंदर ही, वो ये था कि सेल आपके पास क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि जिंदगी की जो बुनियाद है, चाहे वो स्ट्रक्चर के हवाले से हो, चाहे वो फंक्शन के हवाले से, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? सेल के ऊपर। दो चीजें हमें यहाँ पर अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि जो आपके पास सेल का स्ट्रक्चर होता है दैट इज ऑलवेज को रिलेटेड विद इट्स फंक्शन। जो सेल का फंक्शन होगा वो कौन डिसाइड करेगा? स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा। अगर मुझे किसी भी सेल का फंक्शन स्टडी करना है तो उससे पहले मुझे साथ साथ उसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर को डिस्कस किए बगैर मैं कभी भी किसी भी सेल का फंक्शन डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जो आपके पास थर्ड पॉइंट है दैट इज समथिंग डिफरेंट, जो कि यहाँ पर हमारा पर्पज रहेगा, वो ये है कि आपके पास जितने भी न्यू सेल्स होंगे, ऑल न्यू सेल्स, वो राइज होंगे, वो पैदा होंगे फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब है कि जो आपके पास पहले से सेल्स मौजूद हैं, उनसे ये चीज़ें, जो नए सेल्स आने वाले, वो क्या क्या करेंगे? डेवलप होंगे, बनेंगे, अराइज होंगे, पैदा होंगे। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो हमारी बुनियाद है, हमारा जो मकसद है डिस्कस करने का, दैट इज दिस थर्ड पॉइंट, जो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर देखेंगे कि किस तरह से एक सेल से, एक पुराने पड़े हुए सेल से आपके पास एक नए सेल्स बनते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अब कुछ दो टर्मिनोलॉजी की हम बात कर लेते हैं। पहली टर्मिनोलॉजी आपके पास यहाँ पर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पेरेंटल सेल के बारे में। व्हाट इज पेरेंटल सेल? पेरेंटल सेल वो सेल होगा जो आपके पास क्या करेगा? विच डिवाइड्स। जो आपके पास प्री एग्जिस्टिंग सेल है, जो डिवाइड करेगा, जिससे नए सेल्स पैदा होंगे। फिर आपके पास यहाँ पर दूसरी तरह के जो सेल्स हैं, दे आर डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स क्या होंगे? जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होंगे, न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होंगे, जो कहाँ से आपके पास बन रहे होंगे? पेरेंटल सेल से बन रहे होंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन के ऊपर। अब अगर हम सबसे पहले बात कर लें सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन हमें क्यों करवानी है? मतलब मे बी पुराने सेल से, मतलब पेरेंटल सेल से मुझे डॉटर सेल क्यों पैदा करवाने हैं? क्या क्या मेरे पास लॉजिकल रीजन हो सकती है, मेरे पास सिग्निफिकेंस हो सकती है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देन आपके पास यहाँ पर हम क्या देखने जा रहे हैं? सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन। तो क्या हो सकती है? अब सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन में आपके पास पहला पोस्टुलेट हो सकता है कि मे बी आप किसी भी जानदार की डेवलपमेंट करवाना चाह रहे हैं, जानदार डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, जानदार आपके पास वहां पर ग्रोथ करना चाह रहे हैं, तो आपको सेल डिवीजन की जरूरत है, उस जानदार को सेल डिवीजन की जरूरत है। आपके पास वूंड्स होते हो जाते हैं, चोट लग जाती है, उन वूंड्स की अगर आपने हीलिंग करवानी है तो उस केस में भी आपके पास क्या होनी चाहिए? सेल डिवीजन होती है। देन आपके पास रिप्रोडक्शन है। अगर एक जानदार ने अपने ऑफ स्प्रिंग पैदा करने हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको क्या चाहिए? रिप्रोडक्शन चाहिए। रिप्रोडक्शन दो तरह की हो सकती है, एक आपके पास ए सेक्शुअल हो सकती है, सेकंड वन इज
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके पास यहाँ पर मिल सकती है आपको। देन अगर हम बात करें इस चीज़ की कि अगर मुझे सेल काउंट बढ़ाना है, मतलब सेल का नंबर बढ़ाना है, वो भी आपके पास किसके मरहूने मिनत होगा, सेल डिवीजन के मरहूने मिनत होगा। देन अगर लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर मुझे किसी भी स्पीशी के अंदर जेनेटिक कंटिन्यूटी करवानी है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मुझे हर स्पीशी के अंदर मेंटेन करना है, तब भी मुझे क्या चाहिए, सेल डिवीजन करवाना होगी उन उन जानदारों को। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हम देखना चाह रहे हैं इस टॉपिक, इस चैप्टर का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता होगा ये हम यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आपके पास साइकिल क्या होता है। अब एक चीज़ है, साइकिल हमारे पास क्या होगा कि अगर फोर्स से कोई चीज़ यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और क्लोजिंग करते हुए उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो भी आपके पास वही होगा, मतलब इनिशियल पॉइंट उसका फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो आप उसको क्या बोलते हो, साइकिल बोलते हो। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये कुछ ना कुछ सीक्वेंस हो सकता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं सेल साइकिल के अंदर, जिसमें क्या हो सकता होगा, मे बी यहाँ पर कुछ चीज़ें हो सकती हैं लाइक जो नए सेल्स बनते हैं, ग्रोथ हो सकती है उनकी, ग्रोथ ऑफ न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, जो नए सेल्स बनेंगे उनकी ग्रोथ हो सकती है मे बी पहले स्टेप के अंदर। फिर क्या हो सकता होगा सेकंड स्टेप के अंदर, उनके अंदर जो जीनोम है, रेप्लिकेशन ऑफ जीनोम हो सकती है, जीनोम है, डीएनए है, आप बोल सकते हो उस चीज़ को, आप उसको जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हो, तो वट एवर द केसेस। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में आपके पास उस सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, उसकी क्या हो सकती है, रेप्लिकेशन, मतलब वो डबल हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है। देन आपके पास थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप में क्या हो सकता है, यहाँ पर डिवीजन हो सकती है उस सेल की इनटू डॉटर सेल्स। तो ये आपके पास इस तरह से जो फिर नए डॉटर सेल्स बनेंगे, अगेन वो क्या करेंगे, उनकी ग्रोथ होगी, अगेन उनमें क्या होगी, रेप्लिकेशन होगी, अगेन फिर क्या होगी, अब वो डॉटर सेल पेरेंटल सेल बन जाएंगे और उनसे मजीद डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम एक सेकंड हेडिंग लगाते हैं, वो क्या है, फेजेस ऑफ सेल सिकल या सेल साइकिल। इसकी फेजेस क्या क्या हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो हमारी पहली फेज रहेगी दैट इज इंटरफेज। इंटरफेस क्या होती है वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, और देन आपके पास जो सेकंड फेज होगी वो आपके पास कहलाएगी डिवीजन फेज, या उसको आप बोलोगे माइटोटिक फेज, या इसको आप क्या बोल सकते हो, सिंपली एम फेज के नाम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अब जल्दी से हम चलते हैं इंटरफेस की तरफ और इंटरफेस के बारे में चेक करते हैं कि इंटरफेस क्या होती है हमारे पास। जस्ट अच्छा, तो पुत्र इंटरफेस की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो इंटरफेस आपके पास एक पीरियड है, एक टाइम स्लॉट है इन सेल साइकिल, जिसमें क्या होगा, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सेल डिवीजन, दो सेल डिवीजन के दरमियान जो एक टाइम पीरियड आएगा वो आपके पास क्या कहलाएगी, इंटरफेस कहलाएगी। जस्ट सपोज अगर मैं इसी को यहाँ पर लिखना चाहूँ, जस्ट सपोज आपके पास एम फेज है, माइटोटिक फेज है, इसको आप डिवीजन फेज बोल सकते हो, और ये आपके पास सेकंड सेल डिवीजन फेज है या एम फेज है, माइटोटिक फेज है। इसके दरमियान यहाँ पर जो आपके पास गैप आ रहा है, दिस गैप वुड बी कॉल्ड एज इंटरफेस। इंटरफेस को आप मुख्तलिफ नाम से पुकार सकते हो। एक आप इसको बोल सकते हो कि मे बी इट इज़ रेस्टिंग फेज, क्योंकि इसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है कि सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा होता है, लेकिन सेल यहाँ पर टोटल रेस्ट के ऊपर नहीं होता। वो आगे चलकर हम देखेंगे भी कि यहाँ पर सेल कुछ ना कुछ काम में उसके जिम्मे वो परफॉर्म कर रहा होता है, वो अपने आप को तैयार कर रहा होता है। मे बी हम इस तरह से बात कर सकते हैं एम फेज के लिए अपने आप को। देन इसी बेस पर हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, प्रिपरेटरी फेज या प्रिपरेशन फेज बोल सकते हो सेल की, इसको आप बोल सकते हो ग्रोथ फेज बोल सकते हो। ठीक है, हाँ, इसको एक और नाम भी दे सकते हो, जैसे कि हमने बात की कि सेल यहाँ पर बज़ाहिर डिवाइड नहीं कर रहा, तो मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज मे बी नॉन डिवाइडिंग फेज। और अगर ये दो माइटोटिक फेज के दरमियान में है तो इसको मैं एक और नाम दे सकता हूँ, डेट इज इंटर माइटोटिक फेज, मतलब दो माइटोसिस फेज के दरमियान जो एक फेज होगी, जो टाइम पीरियड होगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा, इंटरफेज कहलाएगी। अच्छा, यहाँ पर इंटरफेस की आपके पास यहाँ आपको मिलेंगी डिविजन्स मिलेंगी। इसकी आपके पास यहाँ पर तीन डिविजन्स मिलेंगी। फर्स्ट वन G1 फेज, जिसको आप गैप वन बोलोगे, मतलब पहला वक्फा बोलोगे।
देन आपके पास जो सेकंड फेज होगी दैट इज एस फेज, यहाँ जिसको आप सिंथेसिस फेज बोलोगे, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ बनेगा, बनता तो सब हर फेज के अंदर ही है, लेकिन यहाँ पर समथिंग स्पेशल बनेगा जो हम जो सेल साइकिल का लास्ट भी अगर वो चीज़ नहीं होगी तो सेल साइकिल प्रोसीड नहीं कर सकेगा, चल नहीं सकेगा। देन एस फेज के बाद यहाँ पर जी टू फेज होगी जिसको आप गैप टू फेज बोल सकते हो। इसमें भी कुछ ना कुछ हर फेज के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें आपके पास यहाँ पर बनती रहेंगी बनती रहेंगी। देन अब चलते हैं हम इन फेजेस की तरफ, और यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर एक फेज का नाम होगा जी नोट फेज, हम वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वुड बी जी नोट फेज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक दैट इज जी वन फेज। जी वन फेज के अंदर आपके पास क्या होगा और यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं और क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर खो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जी वन फेज को हम नाम दे चुके हैं कि जी वन फेज को हम क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग इट एज गैप वन फेज। इट इज आल्सो नोन एज गैप वन फेज। यहाँ पर क्या होता है कि ये स्टार्ट कब होती है, ये स्टार्ट होती है आपके पास आफ्टर न्यू सेल फॉर्मेशन। जब नया सेल बन जाता है उसके बाद ये फौरन स्टार्ट हो सकती है, मे बी गैप भी ले मिल सकता है, लेकिन ये स्टार्ट होगी आफ्टर नया सेल बनने के बाद। आप हम हमारा यहाँ पर यही नुक्ता है। देन यहाँ पर आपके पास जो सेल है वो मैक्सिमम जितना ग्रो कर सकता है वो करने की कोशिश करेगा। यहाँ मतलब सिंपल एक जो इवेंट है, यहाँ पर आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन दी की इवेंट्स ऑफ जी वन फेज। तो हम यहाँ पर अब सेल ग्रो से हमारा इवेंट स्टार्ट हो चुका है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं। देन जो इसका सेकेंड इवेंट यहाँ पर हमारे पास हो सकता है दैट इज डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनेल। अब यहाँ पर एक चीज हम पहले ही समझ लें कि मुझे ऑर्गेनेल्स को डबल क्यों करना, उनका नंबर मुझे डबल क्यों करना। अब देखो यहाँ पर अगर एक सेल है, एक सेल से मुझे दो सेल पैदा करने हैं और इसके जैसे ही पैदा करने हैं या इसके थोड़ा बहुत चेंज आ सकती है वट, ठीक है, वो भी एक मैटर हो सकता है हमारे पास, लेकिन फिर भी जस्ट अगर सपोजिंग कि हम ये कर रहे हैं कि एक सेल से दो सेल पैदा करने, अगर जस्ट सपोज इसके अंदर पांच ऑर्गेनेल्स हैं तो इन दोनों के अंदर भी तो पांच पांच ऑर्गेनेल्स मुझे चाहिए ना। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको पहले 5 से 10 करना पड़ेगा ताकि ये दोनों इनके दरमियान इक्वली डिवाइड हो सके। अब यहाँ पर कौन कौन सी ऑर्गेनेल आपके पास रेप्लिकेट हो सकती है वो हम देख सकते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है आपके पास, लाइक आपके पास राइबोसोम्स हैं, लाइक आपके पास यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपके ऑर्गेनेल्स क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज आपको थोड़ा आइडिया रखना पड़ेगा, वो क्या है कि यहाँ पर आपके पास जो अगर एनिमल सेल की मैं बात करूँ, जो सेंट्रियूल्स हैं वो यहाँ पर रेप्लिकेट नहीं करेंगे। तो ये हमें यहाँ पर थोड़ा इसको देखना पड़ेगा। ये कहाँ पर रेप्लिकेट करेंगे वो हमारा बात का कंसर्न है, लेकिन बाकी ऑर्गेनाइज यहाँ पर डबल हो सकती हैं, उनका नंबर इंक्रीज कर सकता है, लेकिन सेंट्रल का फिलहाल नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो सेकंड नेक्स्ट इवेंट है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो चुकी होगी। अब प्रोटीन सिंथेसिस वो प्रोटीन यहाँ पर बनना स्टार्ट होगी पुत्र, जो हमें रिक्वायर होगी इन एस फेज के अंदर। लाइक एस फेज के अंदर हमने क्या करना है वो हम देख लेंगे क्या करना है, लेकिन आप इस तरह से बात कर सकते हो कि यहाँ पर जो प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं वो होंगे इंजाइम्स। तो यहाँ पर वो एंजाइम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और बन जाएंगे एट द एंड ऑफ जी वन फेज, जो हमें एस फेज के अंदर लाजमी रिक्वायर है। अगर वो नहीं होंगे तो एस फेज में भी नहीं चल सकेगी। अच्छा, अगर मैं आपको अब एस फेज का असल में काम बता दूं कि एस फेज में हमने करना क्या है, हमने अपने डीएनए को डबल करना है, इसको 2x बनाना है जस्ट सपोज। तो उस केस में अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा डीएनए आपके पास क्या होता है, इट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो मुझे यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स भी चाहिए। तो यहाँ पर एस फेज के अंदर, तो एस फेज में मैं तब एंटर होऊंगा जब मैं अपनी तैयारी पूरी करके जाऊंगा। उस तैयारी में मेरे पास यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस भी करवाना पड़ेगी इस फेज के अंदर, जी वन फेज के अंदर, ताकि मेरा डीएनए बन सके। अच्छा, अब ये आपके पास जो जीवन फेज है इसकी ड्यूरेशन जो है वो वेरिएबल हो सकती है, इसकी ड्यूरेशन मतलब चेंज हो सकती है, लेकिन एक चीज चेंज नहीं हो सकती, वो क्या है कि ये हमारे पास तीन फेजेस है ना इंटरफेस की, उनमें सबसे ज्यादा टाइम यही कंज्यूम करेगी। लॉन्गर फेजों की तकरीबन 8 से 10 घंटे ये ले सकती है। अगर एक सेल दो में जा रहा है विद इन 24 आवर, अगर हम उसको जस्ट सपोज कर लें कि यहाँ पर एक सेल दो सेल के अंदर 24 घंटों के अंदर जाएगा जस्ट सपोज, तो यहाँ पर आपको याद कर लो इंटरफेस तकरीबन तकरीबन 23 घंटे में पूरी होगी, और जो एम फेज है वो 1 घंटा लेगी। उन इन 23 घंटों में से 8 से 10 घंटे तो सिर्फ और सिर्फ कौन ले जाएगा आपके पास, जी वन फेज ले जाएगा। ऑप्सो आपके पास ये जी वन फेज आपको
टोटली क्लियर हो चुकी होगी कि यहाँ पर क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं हो सकेंगी। देन G1 फेज के बाद क्या हो सकता है कि आपके पास एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने बात की है कि G1 फेज में क्या होता है। G1 फेज के बाद कुछ सेल्स जी नोड फेज के अंदर भी दाखिल हो सकते हैं। जी नोड फेज क्या होती है क्या नहीं होती है, हम उसको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करते हैं। लेकिन जी नोड फेज आपको मैं यहीं पर थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि यहाँ पर सेल डिवाइड करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा रोक लेगा कि यहाँ पर डिवीजन नहीं करेगी। कोई भी सिस्टमेटिक सेल जो आपके पास होगा वो यहाँ पर अपने आप को ग्रो करवाने की कोशिश नहीं करेगा। तो यहाँ पर तीन केसेस हम देखते हैं जी नोड फेज के अंदर। एक तो ये है कि यहाँ पर आपके पास जो है सेल क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा अपने आप को फ्रॉम सेल साइकिल से वो निकल जाएगा। इसका मतलब है कि वो यहाँ पर क्या करेगा, सेल वुड स्टॉप्स डिवाइडिंग, वो डिवाइड करना छोड़ देगा। अब यहाँ पर पता है तीन केसेस आपके पास टेम्पेरेली हो जाते हैं। पहला जो हमारे पास यहाँ पर केस हो सकता है ना, लाइक कुछ सेल्स परमानेंट एंट्रेंस कर लेंगे या परमानेंट एग्जिट कर लेंगे फ्रॉम सेल साइकिल। वो कौन कौन से सेल हो सकते हैं, लाइक न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स जब आपके पास वंस मैच्योर हो जाएं वो दोबारा कभी भी डिवाइड नहीं करते, और वो हमेशा हमेशा किस फेज के अंदर रहते हैं, जी नोट फेज के अंदर रहते हैं। फिर आपके पास टेम्परेरी एग्जिट भी हो सकता है, मतलब जब तक जरूरत नहीं है सेल को ग्रो करवाने की, सेल सेल को रिप्लेस करवाने के, नए सेल बनाने के लिए, तो यहाँ पर टेम्परेरी एग्जिट हो सकता है। लाइक जो आपके पास रीनल सेल्स हैं, मतलब किडनी के सेल्स हैं आपके पास, वो इस तरह से कर सकते हैं। आपके हिपैटिक सेल्स मतलब लीवर सेल्स हैं, वो इस तरह से कर सकते हैं। वो टेम्परेरी आपके पास G1 फेज से निकल कर जी नोट के अंदर आ जाएंगे जब उनकी ज़रूरत होगी, जब वो कम हो जाएंगे, या मतलब कुछ भी हो सकता है आपके पास उस केस में। तो वो जी नोट फेज से निकल कर वापस G1 फेज में आ जाएंगे और दोबारा से आपके पास सेल साइकिल की तरफ वो रवाना हो जाएंगे। फिर देन आपके पास है कि कुछ सेल कभी भी नहीं एग्जिट करते, दे विल बी नेवर नेवर एग्जिट। वो क्या हो सकते हैं, वो आपके पास जो एपिथेलियल सेल्स हो सकते हैं, लाइक आपके पास जीआईटी ट्रैक, मतलब जो आपका स्टमक की वॉल्स के सेल्स हैं। अब वो कभी भी एपिथेलियल सेल्स आपके पास वो कभी भी क्या सेल साइकिल से एग्जिट नहीं करते, वो हमेशा कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते, क्योंकि उनको वो कुछ अरसे बाद उनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो उनका जो रिप्लेसिंग टाइम पीरियड है या उनके जो लाइफ स्पैन है वो थोड़ा कम होता है। इस वजह से वो बनते रहते कंटिन्यूसली बनते रहते हैं। तो यहाँ पर इसी स्लाइड के अंदर आपके पास बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। लाइक एक एमसीक्यू आपके पास ये हो सकता है कि कौन से सेल्स कभी भी जी नोड फेज के अंदर एंटर ही नहीं होते, तो आपके पास एपिथेलियल सेल्स होंगे। कौन से सेल्स हैं जो हमेशा जी नोड फेज में अगर चले गए तो वापस सेल साइकिल के अंदर नहीं आएंगे, तो आपके पास न्यूरॉन्स के सेल हैं। कौन से सेल हैं आपके पास जो टेम्परेरी एग्जिट शो करते हैं, और जब उनकी जरूरत पड़ती है तो वापस सेल साइकिल अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो आपके पास लिवर और किडनी के सेल्स हो सकते हैं। देन हम बात करते हैं हमारी जो सेकंड फेज है, वो है हमारे पास एस फेज, या हम इसको नाम दे चुके हैं सिंथेसिस फेज का। अब इसकी बात कर लेते हैं जल्दी से। पहले तो हम इसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या आपके पास दिस इज सिंथेसिस फेस, मतलब यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज बनने वाली है। वो स्पेशल चीज यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो डीएनए रेप्लिकेशन होगी वो होगी यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मतलब ये होगा कि जो क्रोमोसोम की लाइक आपके पास जस्ट सपोज ये क्रोमोसोम है, सेंट्रोमियर के लगा हुआ है ऊपर, ये अपनी एग्जैक्ट एक कॉपी तैयार कर लेगा। लाइक इस तरह से आपके पास इसकी एक एग्जैक्टली कॉपी बन जाएगी जो एक ही सेंट्रोमियर के ऊपर ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्रोमोसोम का नंबर तो सेम ही रहेगा। एक चीज आप यहाँ पर थोड़ी चीज समझ लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना है, तो आप मुझे कैसे बताओगे? आप ये एक है ये दो ऐसा नहीं बताओगे कभी भी कि ये दो क्रोमोसोम नहीं, ये सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है। आप कैसे बताओगे फिर देखकर? आपकी जो आइडेंटिटी है क्रोमोसोम के नंबर को काउंट करने के लिए, तो आपने जस्ट काउंट करने हैं कि आपके पास नंबर ऑफ सेंट्रोमियर कितने हैं। जितने आपके सेल के अंदर सेंट्रोमियर हैं उतने ही आपके पास क्रोमोसोम है। अब जस्ट यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करूँ, लाइक ये आपके पास एक सेंट्रोमियर है, अब ये आपके पास एक सेट था, एक पहला क्रोमोसोम था। ठीक है। अब यहाँ पर इसने अपनी दूसरी कॉपी तैयार कर ली। तो अब देखो यहाँ पर ये दो क्रोमाटिड तो हो गए हैं, दो डीएनए डबल तो हो गया है यहाँ पर, लेकिन जो इसका ये सेंट्रोमियर है वो आपके पास एक ही है। दोनों क्रोमाटिड एक ही सेंट्रोमियर के ऊपर अटैच हैं। तो इस बेस पर क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर डबल नहीं होता, क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहते हैं। हाँ, लेकिन डीएनए की जो अमाउंट है, रेप्लिकेशन जो
क्वांटिटी आप इसको बोल सकते हो, वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर सेकंड चीज, जो सेकंड इवेंट होगा, जो डीएनए को फोल्ड करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, क्वाइल करने के लिए, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन्स, उनकी जो सिंथेसिस होगी वो भी कहाँ पर होगी, एस फेज के अंदर होगी। ठीक है। अगली चीज, अगर हम इस स्लाइड के ऊपर जाएं और यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर जो हमारे पास सेंट्रियूल्स था, या जिसको आप सेंट्रोसोम बोलते हो, हमने कहा था कि सेंट्रियूल की जो डुप्लीकेशन है वो G1 फेज के अंदर नहीं होगी। तो जीवन की सेंट्रोसोम की जो रेप्लिकेशन है या सेंट्रियोल की रेप्लिकेशन है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी फिर, तो वो आपके पास एस फेज के अंदर एग्जिस्ट करेगी, रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रोसोम। हम यहाँ पर ये भी बात कर सकते हैं। देन इसके ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो ड्यूरेशन इसकी फिक्स होती है ऑलमोस्ट, और ये ड्यूरेशन लाजमी है, क्रूशल है आपके पास फॉर जेनेटिक कंसिस्टेंसी। मतलब अगर आपने अपना जो जेनेटिक मेकअप है वो मेंटेन करना है, जो क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन करना है, तो आपको ये इसकी जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्रूशल रहेगी। और ये तकरीबन तकरीबन 4 से 6 घंटे इसके लिए लग जाते होते हैं नॉर्मली आपके पास। देन पुत्र हम चलते हैं जल्दी से G2 फेज की तरफ, और उसको देखते हैं कि G2 फेज में हमारे लिए क्या है और वहाँ पर हम क्या सीख सकते हैं। देन आपके पास G2 फेज को हम क्या दूसरा नाम देते होते हैं, हम यहाँ पर इसको बोलते होते हैं गैप 2 फेज। मतलब वक्फा आ रहा है, सेकंड आपके पास ब्रेक आ रही है, एक तरह से ब्रेक तो नहीं होगी, हम कह सकते हैं कि हो सकती है, लेकिन इसमें भी सेल कुछ ना कुछ अपने आप को तैयार कर रहा है। अब एस फेज के बाद भी कुछ ना ग्रोथ, जो आपके पास ग्रोथ हो सकती है वो फर्दर ग्रोथ यहाँ पर भी होगी। मतलब यहाँ पर आपके पास इंटरफेस के अंदर ग्रोथ चलती ही रहेगी। ठीक है। फिर यहाँ पर भी आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस होगी। लेकिन अब अगली चीज, अब यहाँ पर मुझे वो प्रोटीन बनानी है, यहाँ पर मुझे वो एंजाइम्स बनाने हैं जो मुझे रिक्वायर हैं एम फेज में एंटर होने के लिए। एम फेज की मेरी यहाँ पर जरूरत है। ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट सपोज मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे यहाँ पर स्पिंडल फाइबर प्रोटीन चाहिए, लाइक ट्यूबुलिन प्रोटीन यहाँ पर मुझे चाहिए। तो अगर पेपर में आपसे एमसीक्यूज आ जाए कि बताओ जी ट्यूबुलिन प्रोटीन किस फेज के अंदर बनेगी, आइदर G1, G0, एस और G2, पता है एम फेज के अंदर मुझे अच्छी खासी एनर्जी भी चाहिए, तो यहाँ पर एनर्जी बनेगी भी और एनर्जी की डेपोजिशन भी होगी, एनर्जी स्टोर की जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मतलब जो जो स्टोरेज पॉइंट है वो भी क्या कर जाएंगे आपके पास, इंक्रीज कर जाएंगे। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पर मजीद माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, ऑर्गेनेल का नंबर आपके पास इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये नंबर इंक्रीज करेगा तो एनर्जी के जो कारखाने हैं, जो स्टोरेज हैं, जो फैक्ट्री हैं, वो इंक्रीज करेंगी। जो लास्ट बात हम करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपके पास फाइनल एरर चेक किया जाएगा कि आया आपके सेल में कोई एरर तो नहीं है। फाइनल एरर चेकिंग की जाएगी, ताकि फिर हम, अगर कोई एरर नहीं निकलता तो फिर हम क्या करेंगे, आपके उस सेल को एम फेज के अंदर रवाना कर देंगे। फिर आपके पास वहां पर एम फेज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो होप सो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों की क्लैरिटी हुई होगी। और अब हम चलते हैं अपनी कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं एम फेज की तरफ। एम फेज हम बाद में थोड़ा स्टार्ट करेंगे, लेकिन जस्ट यहाँ पर एक लाइन आपको बताता चलूँ कि एम फेज में आपके पास क्या होगा कि दिस इज योर डिवीजन फेज। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, आपके जो सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे। लेकिन अब एक चीज है, हमने नाम सुना हुआ है, वो है कैंसर का। कैंसर क्या होता है, हम यहाँ पर वो देखेंगे। अब कैंसर, अगर मैं इसको सिर्फ वन लाइन में बोलूँ तो आपके पास ये क्या है, डिजीज है एक तरह से, किस चीज की, सेल साइकिल की। मतलब सिंपल से अगर मैं बात करूँ तो जब आपके पास सेल साइकिल एब्नॉर्मल हो जाएगा तो यहाँ पर जो बीमारी पैदा होगी दैट इज कैंसर। तो आपके पास कैंसर में क्या होगा कि जो बॉडी के अंदर आपके जो सेल्स हैं, उनके अंदर जो सेल साइकिल कंट्रोल है, एक होगा आपके पास सेल साइकिल कंट्रोल। लाइक आपके पास यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर आओ तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि फाइनल एरर एरर चेक किया जाएगा एस फेज के अंदर, G1 फेज के अंदर, जस्ट सपोज G2 फेज के अंदर, कि भाई आपकी चीजें सही बन रही है नहीं बन रही है, आप काम कर रहे हो नहीं काम कर रहे हो, सही काम कर रहे हो गलत काम कर रहे हो। हाँ, अगर गलत काम कर रहे हो फिर हम उसको रिपेयर भी करेंगे, करेक्ट रेक्टिफाई भी कर लेंगे उसको। अब अगर ये जो सेल साइकिल कंट्रोल है, ये अगर इसकी डिसफंक्शनिंग हो जाए, मतलब ये खराब हो जाए, काम ना कर सके, जब काम नहीं करेगा तो आपका जो सिस्टम है वो अपनी गलतियां रेक्टिफाई नहीं कर सकेगा, और फिर वो क्या हो जाएगी, वहां पर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। और डिवीजन आपके पास कैसी होगी, अनकंट्रोल्ड डिवीजन वहां पर आपके पास पुत्र स्टार्ट हो जाएगी।
इस डिवीजन के नतीजे में आपके पास वहाँ पर कुछ चीज़ें पैदा होंगी, उन उस चीज़ का नाम आपका क्या है, आप क्या बोलते हो उसको, एब्नॉर्मल मास ऑफ सेल्स बन जाएँगे वहाँ पर, और उस मास को आप क्या बोलते हो, ट्यूमर बोलते हो। तो दैट्स हाउ आपके पास यहाँ पर ट्यूमर ग्रो करेगा, कैंसर यहाँ पर आपके पास देन ग्रो करेगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें समझ लेनी चाहिए, ट्यूमर की यहाँ पर 2 टाइप्स हो सकती हैं। एक आपके पास बेनाइन ट्यूमर है, देन एक आपके पास क्या होगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा। सबसे पहले अगर हम बेनाइन ट्यूमर की बात कर लेते हैं, फिर मैलिग्नेंट को शायद समझना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर बेनाइन ट्यूमर क्या है, ये भी एब्नॉर्मल मास है, एब्नॉर्मल मास है कैंसरस सेल्स का, अ, या जो आज एक्सेसिवली डिवाइड्स कर रहे हैं सेल, उन 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 सेल्स का एब्नॉर्मल मास है। यहाँ पर बेनाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपका जो ट्यूमर है, वो क्या रहेगा, लोकलाइज्ड रहेगा आपके पास, यहाँ पर लोकलाइज्ड रहेगा। लोकलाइज्ड का मतलब है कि दैट ट्यूमर विल नॉट नॉट चेंज इट्स पोजीशन या इट्स लोकेशन, वो अपनी जगह चेंज नहीं करेगा जहां पर वो बना था। ठीक है, इस बेस पर तमाम बेनाइन ट्यूमर्स आपके पास हमेशा दे आर ऑलवेज नॉट ऑलवेज कैंसरस, ये हमेशा कैंसरस नहीं होते। देन आपके पास अगर हम मैलिग्नेंट की बात करते हैं, तो मैलिग्नेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड, सॉरी डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। डीलोकलाइज्ड का मतलब है कि आपके पास वो एक जगह से दूसरी जगह पर स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक लोकेशन को छोड़कर सेकंड लोकेशन पर चला जाएगा। इसको आप क्या बोलते हो, इस स्प्रेड ऑफ कैंसर को आप बोलते हो मेटास्टेसिस बोलते हो। तो आपका जो कैंसर वो मेटासाइज कर जाएगा। हाँ, अब अगली चीज आप ये देखो, बेनाइन ट्यूमर कम लीथल होंगे। सही है, लीथल का मतलब होता है ज्यादा मोहलिक नहीं होंगे, ज्यादा डेंजरस नहीं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका बेनाइन ट्यूमर की लोकेशन क्या है। अगर आपका बेनाइन ट्यूमर जस्ट सपोज आपके ब्रेन के अंदर है, तो फिर आप ये नहीं कहोगे कि ये इतना पोटेंट नहीं है, इतना खतरनाक नहीं है, फिर ये भी खतरनाक है। हाँ, आल दो अगर जस्ट सपोज ये स्किन के अंदर है या किसी और पार्ट के अंदर है, तो उस केस में मैलिग्नेंट ट्यूमर आपके पास, आप उसको हमेशा ज्यादा ही डेंजरस बोलोगे एज कम्पेयर टू पेनाइन। लेकिन पेनाइन को आपको बता चुका हूँ कि पेनाइन डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। हाँ, अगर आपकी लोकेशन थोड़ी सेंसिटिव है, तो फिर बेनाइन ट्यूमर भी आपके लिए इट्स नॉट अ जॉक, सही है, तो ये भी आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है अच्छी खासी। देन पुत्र, एम फेज में हमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बगैर आपकी एम फेज शायद नहीं चल सकती मेरी नज़र में, दैट इज स्पिंडल अपरेटस। स्पिंडल अपरेटस आपके पास क्या होता है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब सबसे पहले स्पिंडल अपरेटस बनाता कौन है वो चेक कर लेते हैं। स्पिंडल अपरेटस आपके पास कहाँ से बनता है, आपके जो सेल्स के अंदर साइटोस्केलेटन होता है, उससे आपके पास क्या बनता है, स्पिंडल अपरेटस बनता है। स्पिंडल अपरेटस में जो साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन का जो मेजर कंपोनेंट है वो है आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से यहाँ पर स्पिंडल अपरेटस बनता है। अब आपको पता है माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर जो प्रोटीन है, आप पढ़ कर आए हो, वो कौन सी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। तो सिंपल से अगर मैं ये बात करूँ, जो स्पिंडल अपरेटस है पुत्र, वो किस चीज से बन रहा है, आपके पास ट्यूबुलिन प्रोटीन से बन रहा है। अब इसका फायदा क्या, फंक्शन क्या है इस चीज का, मतलब क्यों जरूरी है मेरे लिए। ये ज़रूरी इसलिए है कि ये क्या करेगा, सेपरेशन काज़ करेगा, सेपरेशन करेगा ऑफ क्रोमाटिड्स की। तो सिस्टर क्रोमाटिड्स को आपस में सेपरेट कर सकता है, या होमोलोगस क्रोमोसोम्स को आपस में क्या कर सकता है, सेपरेट कर सकता है, और उनको डिफरेंट पोल की तरफ क्या करेगा, खींचेगा। मतलब इसका ये है, ये लाजमी क्यों है, क्योंकि ये क्या करेगा आपके पास, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल करेगा इन डॉटर सेल। मतलब अगर एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल बन रहे हैं, तो उन डॉटर सेल्स के अंदर दोनों में हाफ हाफ, अगर मुझे क्रोमोसोम भेजने हैं या हाफ हाफ जेनेटिक मटेरियल भेजना है, तो उसको इंश्योर करने के लिए मुझे वहां पर क्या चाहिए, स्पिंडल अपरेटस चाहिए। अगर स्पिंडल अपरेटस मेरा फोर्स से खराब हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि दो जो मेरे डॉटर सेल के अंदर इक्वल जेनेटिक मटेरियल की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना थी, वो नहीं हो सकेगी। तो आपके पास जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेट के अंदर होता है, तो वो उसके अंदर एक सेंट्रोसोम होता है। एक सेंट्रोसोम का मतलब है कि वहां पर आपके पास कितने सेंट्रियोल्स होंगे, दो सेंट्रियोल्स होंगे। जब ये भी रेप्लिकेट कर जाता है एस फेज के अंदर, अभी आपको बता चुका हूँ, तो ये कितने सेंट्रोसोम बन जाते हैं, दो सेंट्रोसोम हो जाते हैं। इसका मतलब कितने सेंट्रियोल्स हो जाते हैं आपके पास वहां पर, फोर सेंट्रियोल्स आपके पास हो जाते हैं। तो एक सेंट्रोसोम एक पोल की तरफ चला जाएगा, और दूसरा आपके पास सेकंड पोल की तरफ चला जाएगा।
कुछ मैं यहाँ पर आपके लिए डिस्प्ले पिक्चर शो कर देता हूँ कि हमारे पास ये किस तरह से बनते हैं और किस तरह से ओरिजिनेट होते हैं, तो हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो आपके पास उत्तर ये आ गई है पिक्चर आपके सेंट्रोसोम की, यहाँ स्पिंडल अपरेटस की। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस तरह से। अच्छा, आप देखो यहाँ पर आपके पास ये जो ये सेंट्रीओल्स हैं आपके पास, देखो यहाँ पर just एक सेकंड। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास ये क्या है, एक सेंट्रोसोम है जिसके अंदर आपके पास क्या होते हैं, दो सेंट्रीओल्स होते हैं। तो यहाँ से इसके अंदर से ये ग्रीन कलर के माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आ रहे हैं, ब्लू कलर की भी आपको नजर आ रहे हैं। ग्रीन कलर और स्काई ब्लू कलर का भी कुछ डिफरेंट नाम होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा कंसर्न नहीं है, तो हम जस्ट फोकस कर रहे हैं सिंपल ट्यूब्यूल्स के ऊपर, स्पिंडल अपरेटस के ऊपर। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पर्पल कलर के जो क्रोमाटिड्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं और उनको अपोजिट पोल की तरफ खींच रहे हैं। देन एक और पिक्चर आपके लिए हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, दैट इज दिस वन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से ये जो आपके पास ये सेंट्यूल्स हैं किस तरह से ब्लू कलर के आपके पास निकल रहे हैं, और यहाँ पर जो क्रोमाटिड्स हैं उनको क्या किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है, यहाँ पर आपके पास उसको शो किया गया है। देन जल्दी से हम बात कर लेते हैं एम फेज की, जिसको आप क्या बोलते हो, माइटोसिस बोलते हो। माइटोसिस में क्या होता है पुत्र, एक पेरेंटल सेल आपके पास दो डॉटर सेल्स के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब कुछ चीजें इसके बारे में देखते हैं। अब जो डॉटर सेल्स होंगे उनके अंदर पेरेंटल सेल के मुकाबले में बिल्कुल सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, और डॉटर सेल पेरेंटल सेल के मुकाबले में एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे। जैसे आपके पास पेरेंटल सेल थे वैसे ही आपके पास यहाँ पर डॉटर सेल्स पैदा होंगे। तो माइटोसिस आपके पास एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ये आपके पास फास्ट प्रोसेस है, और ये जो मतलब आपको बता चुका हूँ कि ये तकरीबन एटलीस्ट 1 आवर के अंदर अंदर ये हो जाता है। इसकी दो फेजेस हैं आपके पास, एक है कैरियोकाइनेसिस, देन सेकंड आपके पास यहाँ पर होगी साइटोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस का मतलब है, कैरियो का जो लफ्ज है कैरियन से निकला, दैट इज न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर आपके पास जो न्यूक्लियस हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म बोल लो या सेल बोलो, जैसे भी आपका दिल करता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी, साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाएगी। तो अब जल्दी से हम, अच्छा इनका सीक्वेंस भी यही है, सबसे पहले आपके पास कैरियोकाइनेसिस होगी, देन आपके पास साइटोकाइनेसिस होगी। कभी भी कैरियोकाइनेसिस के बगैर साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। अगर कैरियोकाइनेसिस के बगैर साइटोकाइनेसिस हो जाती है, तो अब हम देख लेते हैं क्या होता है। अब अगर आप सपोज करो कि लाइक एक सेल है, उसमें आपके पास पहले तो दो क्रोमोसोम, सॉरी दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। जस्ट सपोज ये आपके पास दो न्यूक्लियस बन गए। अगर ये सेल यहाँ से हाफ नहीं हो सका और ये इस तरह से एग्जिस्ट करता रहा, तो मतलब आपके पास, आप इस तरह से बोल सकते हो लाइक कैरियोकाइनेसिस हुई है, साइटोकाइनेसिस अगर नहीं हुई तो क्या होगा आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स पैदा होंगे, मतलब ऐसे सेल्स पैदा होंगे जिनमें मल्टीपल या एक से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद हों। और अगर आपके पास कैरियोकाइनेसिस नहीं होती और साइटोकाइनेसिस हो जाती है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपके साथ मतलब आपके सेल के साथ क्या होगा। खैर वो हमारा यहाँ पर कंसर्न नहीं है, हम सीधा चलते हैं कैरियोकाइनेसिस के ऊपर। उधर कैरियोकाइनेसिस आपके पास मजीद 4 फेजेस के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेज है, देन यहाँ पर आपके पास आपको मेटाफेज मिलेगी, देन यहाँ पर आपको एनाफेज मिलेगी, देन लास्ट दैट इज टीलोफेज। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, पी मैट के तौर पर याद कर सकते हो। अगर आपको ये सीक्वेंस भूल भी जाता है तो पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज और टी फॉर टीलोफेज। तो आप इसको आसानी से इस तरह से बड़े अच्छे तरीके से याद कर सकते हो पी मैट के नाम से। स्टार्ट करते हैं जी हम प्रोफेज से। प्रोफेज के अंदर क्या होता होगा। अब अगर हम इंटरफेस से जब हम बाहर निकलें तो हम अपनी चीज़ें को चेक कर लें कि हम वहाँ से क्या क्या लेकर आए हैं। हम वहाँ से अगर हम सपोज करें, हम ह्यूमन सेल्स की बात करें, तो हम इंटरफेस से जब निकले हैं तो हम वहाँ से 46 क्रोमोसोम्स लेकर आए हैं अपने पास, और 92 क्रोमाटिड्स लेकर आए हैं, या डबल नंबर ऑफ आप बोल सकते हो क्या लेकर आए हैं,
डीएनए का मॉलिक्यूल लेकर आए। मतलब इस तरह से बात कर सकता हूँ कि मैं वहाँ से 2n क्रोमोसोम लेकर आया हूँ। मैं इस तरह से बात मतलब डिप्लॉयड सेल जो है मेरे पास, मतलब जिसमें हर क्रोमोसोम की आपके पास 2-2 कॉपी है मौजूद होंगी। तो मैं वहाँ से आपके पास प्रोफेज तक इंटरफेज में से मैं क्या लेकर आया हूँ, एक डिप्लॉयड सेल लेकर आया हूँ जिसके अंदर डबल 2 सेट है क्रोमोसोम्स का, और एक तरह से 4 सेट हैं, आप इस तरह बोल सकते हैं क्रोमोटिड्स के या डीएनए के। तो यहाँ पर जो डीएनए की अमाउंट है आप इसको बोल सकते हो 4x है, मतलब डीएनए की अमाउंट जो है वो आपके पास कितनी है, 4x। आप इस तरह से इसको अज्यूम कर सकते हो। देन अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोफेज के अंदर हम यहाँ पर क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो ये हमारे पास हमारी प्री रेक्विजिट चीज़ें हैं जो हम लेकर आ चुके हैं, और हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेज। प्रोफेज, रिमेंबर दैट एक एमसीक्यूज है कि जो प्रोफेज है दैट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन। एम फेज की सबसे जो लंबी फेज है दैट इज प्रोफेज। प्रोफेज में आप जो आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस आते होते हैं वो क्या है कि आपने बताना है कि इसके की इवेंट्स क्या होते हैं। तो पहला हम इवेंट अगर लिखें तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, जो आपका क्रोमेटिन फाइबर है, जो आपका क्रोमेटिन धागा है जिसके अंदर आपका डीएनए पड़ा हुआ है, वो क्वाइल अप होना स्टार्ट हो जाता है और कंडेंस हो जाता है इनटू क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर जो पहला आप पॉइंट लिख सकते हो वो क्या है, क्रोमाटिन की आपके पास क्या होती है, कंडेंसेशन होती है। किस फॉर्म में, क्रोमोसोम की फॉर्म में। लाइक अब यहाँ पर जस्ट लाइक धागा था, जस्ट सपोज इस तरह से ये क्रोमाटिन आपके पास, और यहाँ पर आपके पास लाइक ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। देन यहाँ पर आपके पास क्या होगा, क्रोमोसोम के अंदर मुझे आइडिया हो चुका है कि यहाँ पर हर क्रोमोसोम के अंदर कितने क्रोमाटिड्स होंगे, 2 क्रोमाटिड्स होंगे आपके पास। देन हर वो क्रोमाटिड्स आप मतलब 2 क्रोमाटिड्स आपस में एक ही सेंट्रोमियर के ऊपर क्या होंगे, अटैच होंगे, लाइक सो। सही है, और इन दोनों क्रोमाटिड को आप क्या बोलोगे, सिस्टर क्रोमाटिड्स का नाम दोगे। देन अगर आपको थर्ड चैप्टर याद होगा, थर्ड चैप्टर के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर दैट न्यूक्लियस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम यहाँ पर बनते हैं, तो वो क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिस अपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पर आपके पास जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आप जिसको आप बोलते हो इन्वेलप, वो भी क्या हो जाएगी आपके पास, डिसअपेयर हो जाएगी। देन यहाँ पर आपके पास क्या होगा, स्पिंडल अपरेटस बनना स्टार्ट हो जाएगा, स्पिंडल अपरेटस बनना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर आपके पास। तो आपके पास जितना भी सारा जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पर डिस्पर्स हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल वुड बी इन, आपको कहाँ पर मिलेगा, उत्तर साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक न्यूक्लियस तो रहा नहीं है, न्यूक्लियस की बाउंड्री तो आपके पास बची कोई नहीं है। तो ये यहाँ पर आपके पास सेल अपने आप को अब डिवाइड करने के लिए तैयार कर चुका है प्रॉपर, और यहाँ पर हर वो चीज़ सेट हो चुकी है जिसके लिए आपने जो आपकी रिक्वायरमेंट चल रही है सेल को डिवाइड करने के लिए। हाँ, अब एक रिक्वायरमेंट लाजमी बच गई है, वो रिक्वायरमेंट कहाँ पर पूरी हो जाएगी, आपके पास मेटाफेज के अंदर पूरी हो जाएगी। मेटाफेज के अंदर क्या होगा, आप देखो, अगर हम सेल की बात करते हैं, सेल है यहाँ पर आपके पास ये लाइक क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, जस्ट सपोज ये हमारे पास 46 क्रोमोसोम, आप इसको मान सकते हो 46 क्रोमोसोम में 92 क्रोमाटिड्स हैं। अब उत्तर मेटाफेज के अंदर सबसे जरूरी चीज होती है, और एक ही चीज आपके पास यहाँ पर लाजमी है, वो है अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट इक्वेटर। इक्वेटर मतलब सेंट्रल पॉइंट पर आपके पास यहाँ पर क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो अरेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। जस्ट सपोज आपका एक सेल है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्रोमोसोम इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेंगे। और यहाँ पर आपको आइडिया है कि स्पिंडल फाइबर्स पड़े हुए हैं लाइक सो, और यहाँ से आपके पास क्या निकल रहे हैं, स्पिंडल अपरेटस बन रहे हैं, निकल रहे हैं, सॉरी ये सेंट्रल्स पड़े हुए हैं। और यहाँ से क्या होगा, इस तरह से इसके काइनेटोकोर पॉइंट पर आकर ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब इस तरह का पुतल जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, जिसमें तमाम के तमाम जो क्रोमोसोम है वो इस तरह से सेंट्रल डिस्क के ऊपर, सेंट्रल इक्वेटर के ऊपर, आप जिसको आप बोल सकते हो, उस पर अलाइन कर जाएंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर को आप बोलते हो मेटाफेज प्लेट का नाम देते हो। यहाँ पर भी देखो आपके पास क्रोमोसोम कितने हैं, 46 ही हैं। यहाँ पर भी अगर क्रोमोसोम की बात करते हैं, यहाँ पर भी अगर आप क्रोमाटिन की बात करते हो वो 92 ही है। अगर आप यहाँ पर भी डीएनए की बात करें वो एक तरह से आपके पास 4x ही है, मतलब आपका डीएनए डबल ही है यहाँ पर आपके पास। देन अब यहाँ पर पुत्र क्या होगा, अगली फेज के अंदर मैं आपको यहीं पर समझाने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट। अब यहाँ पर जो आपको ये स्पिंडल फाइबर है, ये जो हमने ये वाला मतलब जिसको मैंने हाईलाइट कर लिया, अब यहाँ पर ये क्या होगा, स्पिंडल फाइबर
अपने आप को पुल करना स्टार्ट कर, मतलब यहाँ पर इनकी जो प्रोटीन्स हैं वो आप इस तरह से बोल सकते हैं लाइक वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे, प्रोटीन टूटना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये प्रोटीन टूटेगी तो ये जो स्पिंडल अपरेटस हैं अपने आप को पीछे की तरफ क्या करेंगे, पुल बैक करेंगे। जब पुल बैक करेंगे तो अगर यहाँ पर आपके पास लाइक ये एक क्रोमाटिड है लाइक सो, और ये आपका सेकंड क्रोमाटिड है, और इसके साथ ये एक स्पिंडल अपरेटस लगा हुआ है साइड से, और ये आपके पास सेकंड स्पिंडल अपरेटस है। तो ये क्या करेंगे, ये वाला स्पिंडल अपरेटस इसको इस साइड पर खींचेगा इस वाले को, और ये वाला स्पिंडल अपरेटस इस वाले को इस साइड पर आपके पास खींचेगा। इस फेज को आप क्या नाम देते हो, एना फेज का नाम देते हो। एनाफेज के अंदर भी आपके पास क्योंकि सेल तो एक ही है, क्रोमोसोम का नंबर भी बिल्कुल वही मतलब रहने वाला है, सॉरी क्रोमोसोम का नंबर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर टेम्परेरी तौर पर एनाफेज के अंदर, अगर मैं एनाफेज की बात करूँ तो मैं आपको बता चुका हूँ क्रोमोसोम का आप जो नंबर डिसाइड करते हो कहाँ से डिसाइड करते हो, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर से डिसाइड करते हो। अगर जस्ट सपोज मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको शो करने की कोशिश करूँ, एक ये सेंट्रोमियर है, अब ये इस साइड पर आ चुकी है, और ये दूसरी क्रोमाटिड थी, और इसके अभी अब एक नया सेंट्रोमियर बन गया और ये साइड पर आ चुकी है। तो इस पेज पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर भी डबल हो जाएगा, लाइक 92 हो जाएगा फॉर अ वेरी शॉर्ट, फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पर आपके पास जो क्रोमाटिड है वो एटलीस्ट 92 ही रहेंगी, और आपका जो डीएनए का नंबर है वो भी 4x ही रहने वाला है, अनटिल अनलेस यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट फेज के अंदर जो हमारी लास्ट फेज है, दैट इज टीलोफेज। टीलोफेज की अगर हम उत्तर बात करें तो टीलोफेज के अंदर क्या होगा आपके पास, टीलोफेज में तकरीबन वो सारी चीजें होंगी अपोजिट फैशन के अंदर, अपोजिट फॉर्म के अंदर जो प्रोफेज के अंदर हुई थी। मिसाल के तौर पर क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका जो क्रोमोजोम है वो वापस से डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा क्रोमाटिन के अंदर। अच्छा ठीक है, और क्या होगा, आपकी जो न्यूक्लियस गायब हो गई थी, आपकी जो न्यूक्लियर इनवेलप गायब हो गई थी, मैं इनवेलप लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, रीफॉर्म या रीअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो आपके पास स्पिंडल अपरेटस होंगे जो वहां पर बने थे, तो यहाँ पर डिस इंटीग्रेशन ऑफ स्पिंडल अपरेटस यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ जो सेल है वो इस तरह से अब आपको कुछ नजर आएगा, ये एक सेल है आपके पास, और जस्ट सपोज आपके पास ये एक हम गलती कर ली है, ठीक है अच्छा ठीक है, तो आपके पास लाइक एक क्रोमोसोम ये आ गया, एक ये आ गया, आपके पास एक ये आ गया, हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास 46 है, और दूसरी साइड पर भी एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये है, क्या इस तरह से आ गया। अब क्या होगा, इसके सराउंडिंग में भी एक न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगी, और इसके सराउंडिंग में भी आपके पास क्या आ जाएगी, न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगी आपके पास। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या देख चुके हैं कि अब सेल एक है, वन सेल, बट यहाँ पर अब आपके पास न्यूक्लियस डबल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक तरह से मल्टी न्यूक्लियेटेड फॉर्म हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो किस चीज़ की ज़रूरत है उससे पहले हम कुछ देखना चाह रहे हैं, वो क्या देखना चाह रहे हैं, स्पिंडल अपरेटस की बात करना चाह रहे हैं। कुछ यहाँ पर एक पॉइंट है, अब हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं स्पिंडल अपरेटस किस चीज़ से मिलकर किधर से आपके पास राइज अप हो रहे हैं, लाइक सेंट्रियोल से मिलकर बन रहे हैं। जस्ट सपोज मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। तो आपने पढ़ा हुआ है थर्ड चैप्टर के अंदर सेल के अंदर सेंट्रियोल तो प्लांट सेल्स के अंदर तो होते नहीं है। फिर प्लांट सेल के अंदर जो स्पिंडल अपरेटस है वो कैसे बनेगा, तो प्लांट सेल के अंदर जो आपके पास स्पिंडल अपरेटस होंगे वो एग्जैक्टली कहाँ से बनेंगे, स्पिंडल प्रोटीन से बनेंगे, आप इसको बोल सकते हो लाइक वो माइक्रोट्यूब्यूल से बनेंगे। इन प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, माइक्रोट्यूब्यूल से कौन बनेगा, स्पिंडल अपरेटस बनेगा। जो प्लांट्स के अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको आप क्या बोलते हो, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, MTOC बोल के। तो MTOC से आपके पास यहाँ पर प्लांट्स के अंदर क्या होगी, ये जो क्रोमोसोम या क्रोमाटिड्स की पुलिंग होगी, ये उस तरह से होगी। देन पुत्र हम यहाँ पर बात करते हैं, उससे पहले अगर हम कुछ पिक्चर्स का अगर डिस्प्ले कर लेते हैं तो इट वुड बी मच बेटर और आर अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह। तो हम यहाँ पर आपके नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक पिक्चर डिस्प्ले कर रहे हैं। लेक्सो, अब यहाँ पर अगर आप देखो मेटाफेज सॉरी इंटरफेस के अंदर आप देखो, तो इंटरफेस के अंदर आपके पास न्यूक्लियस की इनवेलप भी पड़ी हुई है, हर चीज़ नॉर्मल है, चीज़ें जस्ट क्या हुई है, डुप्लीकेट स्टार्ट हो चुकी है।
अच्छा, प्रोफेज के अंदर आपने देखा यहाँ पर आपके जो न्यूक्लियर एनवेलप है आपको डॉटेड लाइन के अंदर नजर आ रही होगी, और जो सेंट्रियोल्स हैं वो अपोजिट साइड के ऊपर क्या होना स्टार्ट होंगे, अरेंज होना स्टार्ट हो गए। और यहाँ पर आपके पास जो क्रोमोसोम था वो धागे की फॉर्म में था, अब यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है, सॉरी, वो क्रोमोसोम की फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया। मेटाफेज के अंदर देखो आप, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सेंट्रल एक्सिस के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर अलाइनमेंट हो गया, इसको आप मेटाफेज प्लेट बोलते हो। एनाफेज में आपके पास ये क्रोमाटिड्स क्या हो गई हैं, सेपरेट हो गई हैं, और टीलोफेज के अंदर आपके पास ये क्या हो गया, दो न्यूक्लियस बन गए हैं। अब साइटोकिनेसिस में क्या होगा कि जो आपके पास साइटोप्लाज्म में, या आप सेल वाल बोलो, सेल मेम्ब्रेन बोलो, ज़्यादा इट वुड बी मोर सूटेबल वर्ड, वो डिवाइड हो जाएंगे, मतलब वो हर सेल, हर न्यूक्लियस के अपनी अपनी आ जाएगी आपके पास। तो अब हम देखते हैं साइटोकिनेसिस क्या होती है। तो साइटोकिनेसिस को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो, इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोकिनेसिस में आपके पास क्या होगी, डिवीजन होगी, इस चीज की डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसके नतीजे में आपके पास दो डॉटर सेल्स पैदा होंगे, और आपके पास जो क्रोमोसोम का नंबर, लाइक हमारे पास 46 हो चुका है वापस से, क्रोमोटिन का नंबर जो आपके पास है वो भी 46 हो चुका है, डीएनए का जो आपके पास नंबर है वो अगेन हमारे पास क्या आ चुका है, रिड्यूस हो चुका है। मतलब रिड्यूस का मतलब ये कि मेंटेन हो चुका है, मतलब आपके पास सिंपली वो एक तरह से 2x आ चुका है, जिसको आप बोल सकते हो डिप्लॉयड सेल बोल सकते हो आप। लेकिन खैर, साइटोकिनेसिस आपके पास प्लांट सेल्स के अंदर डिफरेंट होती है, और एनिमल सेल्स के अंदर आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर के जरिए से होती है। अगर मैं एनिमल सेल की पहले बात करूं, तो एनिमल सेल में जस्ट सपोज आपके पास ये एक सेल है, और ये उसके पास एक न्यूक्लियस आ गया, और ये आपके पास एक सेकंड न्यूक्लियस आ गया, आप इस तरह से सपोज कर सकते हो इसको। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा पुत्र, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है एनिमल सेल्स के अंदर, वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट, मतलब अंदर की तरफ धंसना स्टार्ट हो जाएगी, लाइक लाइक सो, इस तरह से धंसना स्टार्ट हो जाएगी इक्वेटर रीजन से। अब ये क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपके पास यहाँ पर क्या बनेगी, क्लीवेज फूरो बनेगा। और क्लीवेज फूरो आपके पास लाइक सो, अगर मैं यहाँ पर शो कर सकूँ, इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, ये आपके पास क्लीवेज फूरो बन चुका है, इनवर्ड की तरफ आपके पास ये ग्रो हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ये क्लीवेज फूरो फाइनली क्या हो जाएगा, आपस में ज्वाइन अप हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास दो डिफरेंट डॉटर सेल्स, यहाँ पर एक सेल आपके पास ये आ गया, जैसे ये इसका न्यूक्लियस है, और एक आपके पास डॉटर सेल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। होप सो आपको मैं जल्दी से समझाने की जो समझा चुका हूँ, इसमें मैं कामयाब हुआ हूँ। देन अगर हम प्लांट सेल्स के अंदर बात करते हैं, तो इट वुड बी सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट। तो यहाँ पर आपके पास जस्ट सपोज आप एक प्लांट सेल ले लो, लाइक सो, एक प्लांट सेल आपके पास इस तरह से, उसका एक ये न्यूक्लियस है, जस्ट सपोज उसका एक न्यूक्लियस ये आपके पास, जस्ट सपोज आप इसको मान सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्लीवेज पूरा नहीं होगी। यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि इक्वेटर के ऊपर जो आपके स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्या करेंगे, लाइक यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर का नाम होगा आपके पास फ्रैग्मोप्लास्ट का नाम होगा। इस फ्रैग्मोप्लास्ट के ऊपर आपके पास क्या होगा, गोल्जी कम्प्लेक्स से कुछ वेजिकल्स आएंगे, लाइक ये आपके पास कुछ वेजिकल्स हैं। इन वेजिकल के अंदर वो चीजें होंगी जो आपको सेल वाल बनाने वाले जो आपको मटेरियल चाहिए, लाइक सेलोज हो सकता है आपके पास, इसके अंदर सेलोज गोल्जी कम्प्लेक्स के अंदर हो सकता है। तो ये जो गोल्जी वेजिकल्स होंगे, ये क्या करेंगे पुत्र, यहाँ पर आकर इक्वेटर के ऊपर आकर अलाइन हो जाएंगे, इस तरह से आपस में यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह की जो अलाइनमेंट है आपके पास, इसको आप बोलते हो सेल प्लेट बोलते हो, और जो स्पिंडल फाइबर की वजह से बन रही है आप उसको फ्रैग्मोप्लास्ट बोल रहे हो। अब क्या होगा बाद में, ये जो गोल्जी वेसिकल्स हैं आपस में क्या हो जाएंगे पुत्र, फ्यूज हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे जब, तो एक यहाँ पर आपके पास एक लाइन बन जाएगी, और यहाँ से एक प्लांट सेल ये आ जाएगा, और एक प्लांट सेल आपके पास यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो है दो एनिमल्स, सॉरी, प्लांट सेल्स बन जाएंगे, और इनके गिर्द आपके पास क्या आ जाएगी, प्राइमरी सेल वाल आ जाएगी, और बाद में अगर सेकेंडरी सेल वाल चाहिए होगी तो वो भी इनके गिर्द पैदा कर दी जाएगी। तो अब अगर हम इनको डिस्प्ले के ज़रिए से चेक करने की कोशिश करें, तो शायद हम बेहतर पोजीशन में होंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग की, शायद इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब देखो यहाँ पर आपके पास जो इमेज डिस्क्राइब की जा रही है, तो यहाँ पर देखो आपके पास ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर क्लेवेज शो होती है, जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ पिचकना स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाते हैं, दो डॉटर सेल पैदा हो जाती है। और यहाँ पर अगर आप देखो प्लांट सेल्स के अंदर ये गोल्जी वेसिकल्स यहाँ पर आ रहे हैं, गोल्जी वेसिकल की वजह से यहाँ पर ये आपस में फ्यूज होंगे, तो ये सेल प्लेट बन रही है। सेल प्लेट की वजह से आपके पास यहाँ पर दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे, और फिर इनके अगेंस्ट
प्राइमरी सेल वाल, देन अगर सेकेंडरी सेल वाल की ज़रूरत होगी तो वो भी आपके पास यहाँ पर बना दी जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट माइटोसिस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और मे बी मियोसिस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। होप सो मैं आपको जितना भी समझाना चाह रहा था वो आप तक समझाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला करे कि वो कामयाब हो चुकी हो इंशाल्लाह। तो अगले लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।